स्टार वॉर्स एपिसोड 6 द रिटर्न ऑफ द जेडाई ट्रिलॉजी की रिलीज हुई तीसरी मूवी, यानी कि स्टार वॉर्स के पूरे सागा की रिलीज हुई तीसरी मूवी और स्काईवॉकर सागा की छठी मूवी रिलीज हुई थी 1983 में। अब रिटर्न ऑफ द जेडाई का नाम पहले रिवेंज ऑफ द जेडाई होने वाला था, जो कि 1982 में रिलीज हुए टीजर में भी था और कुछ पोस्टर्स में भी था, लेकिन बाद में ये कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है जेडाइस के बिलीफ के साथ, तो इसीलिए इसको चेंज कर दिया गया और इसको रीयूज कर लिया गया रिवेंज ऑफ द सिथ के टाइम पे जब एपिसोड 3 बनाया गया। रिटर्न ऑफ द जेडाई पर्सनली मेरी स्टार वॉर्स की सबसे कम देखी हुई फिल्म है, क्योंकि जब भी किसी और को दिखाते हुए स्टार वॉर्स को मैंने रिवॉच किया तो एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के आगे मैं कभी बढ़ा ही नहीं। और न्यू होप को तो लिटरली मैंने इतनी बार देख लिया है कि उसका एक भी फ्रेम देखने का मेरा कोई प्लान नहीं है आने वाले 10 सालों तक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मारियो खेलते समय पहली लेवल हमने इतनी बार खेली होती है, लेकिन उसके आगे की सारी लेवल्स हमने उस पहली लेवल के मुकाबले हमेशा बहुत ज्यादा ही कम बार खेली होती है। तो इसीलिए जब इस वीडियो के लिए मैंने रिटर्न ऑफ द जेडाई को रिवॉच किया तो मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा था जितना वो हो सकता था। अब रिटर्न ऑफ द जेडाई में कोई स्टोरी नहीं है, मतलब स्टोरी है लेकिन स्टोरी नहीं है। ये मूवी एक इवेंट की तरह है, जैसे इन्फिनिटी वॉर थी कि कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं एक ही टाइम पे और वही पूरी मूवी को बनाती हैं। एज सच कोई लंबा सा एक नैरेटिव नहीं है, लेकिन इस मूवी के अंदर ज्यादा टाइम जो ले लेते हैं वो हैं कुछ मोमेंट्स, कुछ सीक्वेंसेस जो कि ओवरऑल प्लॉट से ज्यादा टाइम वो ले लेते हैं। कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होता है। अब इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड मार्क्वांड ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है लॉरेंस कैस्डेन और जॉर्ज लुकास ने। वैसे तो पहले स्टीवन स्पीलबर्ग को भी कंसीडर किया गया था डायरेक्टिंग के लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई और उसके बाद जॉर्ज लुकास ने डेविड लिंच को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था एक स्टार वॉर्स डायरेक्ट करने में, तो इसीलिए इस सब के बाद रिचर्ड मार्क्वांड को दे दी गई डायरेक्टिंग। इस मूवी का प्री प्रोडक्शन स्क्रिप्ट लिखे जाने से बहुत पहले ही शुरू हो गया था, तो इस वजह से प्रोडक्शन डिजाइनर्स ने जो प्रोडक्शन की तैयारी करी वो जॉर्ज लुकास की दी हुई स्टोरी आउटलाइन के हिसाब से करी। तो मूवी की कहानी एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के एक साल बाद सेट है। एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के एंड में ल्यूक ने अपना हाथ खो दिया था और हान को कार्बन फ्रीज कर दिया गया था और बोबा फेट उसे जाबा द हट के पास ले गया था। और एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में हान को इसीलिए कार्बन फ्रीज कर दिया गया था एंड में, क्योंकि हैरिसन फोर्ड जो एक्टर है हान के, उन्होंने सिर्फ 2 मूवी का ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो तीसरी मूवी के लिए वापस आते ना आते ये सर्टेन नहीं था, तो इसलिए उनके कैरेक्टर को सेकंड मूवी में फ्रीज कर दिया गया। और रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क की सक्सेस के बाद हैरिसन फोर्ड इतने बड़े स्टार बन गए थे कि उनका इस मूवी के लिए वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन मूवी के प्रोड्यूसर हावर्ड कजानजियान ने उनको वापस आने के लिए पटा लिया था। वैसे तो पहले हैरिसन फोर्ड ने सजेस्ट किया था कि हान के कैरेक्टर को इस मूवी के थर्ड एक्ट में सेल्फ सैक्रिफाइस कर देना चाहिए रेबल्स के लिए, पर जॉर्ज लुकास को वो आइडिया पसंद नहीं आया क्योंकि उनके हिसाब से मरे हुए हान के टॉयज इतना पैसा नहीं कमाते। अब अगर इस मूवी की मेन स्टोरी पे आ जाएं तो ऑब्वियसली इस मूवी की भी शुरुआत होती है उसी स्टार वॉर्स के टाइटल क्रॉल से, जिसमें हमें बताया जाता है कि ल्यूक टैटूइन वापस पहुंच गया है हान को जाबा द हट से बचाने के लिए, और ये भी कि एम्पायर एक दूसरा डेथ स्टार बना रहा है। अब ये जो दूसरा डेथ स्टार बनाने वाला प्लॉट पॉइंट है, पर्सनली ये बहुत ज्यादा लेजी राइटिंग जैसा फील होता है एंड टू बी ऑनेस्ट इट फील्स डम, वो भी कई सारे कारणों की वजह से। इस टाइटल क्रॉल के बाद हम देखते हैं ये इंपीरियल स्टार डिस्ट्रॉयर के अंदर का सीन, जहां डार्थ वेडर अभी पहुंचा है और वो इस इंपीरियल ऑफिसर की ले रहा होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ एम्परर आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं R2-D2 और C-3PO को, जो कि जाबा के पास जाते हैं और उसे ल्यूक का मैसेज दिखाते हैं, जहां ल्यूक जाबा द हट से हान के लिए डील करने के लिए कह रहा होता है और उन दोनों ड्रॉइड्स को जाबा को गिफ्ट कर देता है, पर जाबा नहीं मानता और उसके बाद लेया एक बाउंटी हंटर बन के चुई को जाबा के पास ले आती है और साथ ही में लैंडो भी वहां पे पहुंच जाता है एक भेस बदल के। अब इस अजीब से रेस्क्यू के बीच में हम देखते हैं स्टार वॉर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, और वो ये है कि हमने बहुत नोटिस किया है कि जो भी ड्रॉइड्स हैं वो कॉमिक रिलीफ की तरह यूज होते हैं और स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में ड्रॉइड्स को इंफीरियर बीइंग्स जैसे ट्रीट किया जाता है। अब जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी और शायद आप भी सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी और मेरे पे भी आई थी कि तो वो मशीन्स हैं, वो एक ऐसी चीज है जिन्हें बनाया गया है एक सर्टेन टास्क कंप्लीट करने के लिए, और वो है उनके मास्टर्स या फिर जो उनके मालिक हैं उनकी चीजें इजी करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। तो क्या दिक्कत है अगर उन्हें एक इन्फीरियर बीइंग जैसा ट्रीट किया जाता है तो। और अगर आप ड्रॉइड्स की जगह पे एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को इमेजिन करें तो आप रियलाइज करेंगे कि सच में ड्रॉइड्स को कितना इन्फीरियर
बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। और हमारे पास क्लियर एविडेंस है इस मूवी के अंदर कि जो ड्रॉइड्स हैं वो पेन महसूस करते हैं, वो इमोशंस महसूस करते हैं, और इतने ज़्यादा ड्रॉइड्स, जो प्रोटोकॉल ड्रॉइड्स हैं स्पेशली, वो इतने ज़्यादा ह्यूमन लाइक दिखते हैं, इंसानों जैसे दिखते हैं कि एक सबकॉन्शियसली एक कनेक्शन, एक रिलेटेबिलिटी आ जाती है हमारे मन के अंदर ड्रॉइड्स को लेके। और जब मैंने ये थ्योरी सुनी थी पहली बार, ये आइडिया सुना था, तो उस दिन के बाद से जब भी मैं स्टार वॉर्स देखता हूँ तो मैं ऐसा ही इमेजिन करता हूँ कि ड्रॉइड्स एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, और उस वजह से ये चीज़ अब मैं अननोटिस कर ही नहीं पाता कि किस तरीके से ड्रॉइड्स को इन्फीरियराइज किया जाता है, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। खैर, ये विचार करने वाला है, इसके बारे में डिस्कशन जरूर करें कमेंट सेक्शन में। ये मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, जिसका है उसकी वीडियो नीचे है डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड, और एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो राइट नाउ, मेरी वीडियो के बाद ऑफ कोर्स। तो इन सब लोगों के जाबा की छावनी में घुसने के बाद रात को लेया हान को अनफ्रीज कर देती है और पकड़ी भी जाती है। बाद में ल्यूक खुद आता है जाबा से बात करने, और जाबा उसे एक अंडरग्राउंड सी जेल में डाल देता है, जहां वो लड़ता है एक बहुत बड़े से जानवर से जिसे प्रैक्टिकली बनाया गया है, और वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। वैसे तो जाबा की छावनी के सारे एलियंस प्रैक्टिकली बनाए गए थे, पर वो कुछ ऐसा नहीं था जो हमने पहले नहीं देखा। और वो बात अलग है कि जॉर्ज ल्यूकस ने उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स और 2 गाते हुए CGI वाले महावाहियात दिखने वाले एलियंस घुसा दिए हैं। मैं कभी कभी ना सच में इमेजिन करता हूँ कि अवतार जैसी मूवी देख के जॉर्ज ल्यूकस क्या भयंकर अनलिमिटेड ऑर्गेजम्स की ट्रिप पे गया होगा। खैर, उस बड़े जानवर को मार के ल्यूक को फिर से जाबा पकड़ लेता है, और उसके बाद वो उन सबको ले जाता है एक रेत के अंदर रहने वाले जानवर को खिलाने, जिसमें वो लोग जिंदा ही डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे। और यहाँ आता है ये सीन जो कि पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है, शायद इसीलिए क्योंकि इसके पीछे का रेगिस्तान शायद CGI है किसी तरीके का। अब उसके बाद ल्यूक अपनी नई हरे ब्लेड वाली लाइट सेबर R2-D2 में से ले लेता है, जो उसने एक डिलीटेड सीन में उसके अंदर रखी थी। अब स्टार वॉर्स के अंदर लाइट सेबर्स के जो ब्लेड का कलर है उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन इस मूवी के बनने के टाइम तक ऐसा कुछ नहीं था। इस मूवी के अंदर ल्यूक की जो लाइट सेबर है उसका ब्लेड का कलर सिर्फ इसीलिए हरा था क्योंकि नीले आसमान के साथ वो नीली लाइट सेबर कुछ अच्छी नहीं जम रही थी, और हरा ब्लेड बहुत ज्यादा पॉप करके आ रहा था। तो अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए कि कौन से लाइट सेबर के कलर का क्या मीनिंग है, आई कैन मेक दैट। तो उसके बाद ल्यूक एंड पार्टी जाबा से बच के उसकी शिप उड़ा के बोबा फेट को उस रेतीले जानवर को खिला के वहां से निकल लेते हैं। अब उसके बाद ल्यूक निकल लेता है डेगोबा के लिए, और हान और बाकी लोग निकल लेते हैं रेबल फ्लीट की तरफ। अब डेगोबा पे ल्यूक मिलता है योडा से, जो कि कहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, पर वो जेडाई तभी बनेगा जब वो वेडर का सामना करेगा। और फिर ल्यूक उनसे कंफर्म करता है कि वेडर उसका बाप है या नहीं, और वो बताते हैं कि हाँ, वो उसका बाप है, और साथ ही में ये भी कि एक और स्काई वॉकर भी है। और उसके बाद 900 साल के योडा अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और वैनिश हो जाते हैं। उसके बाद ल्यूक ओबी-वान के फोर्स घोस्ट से पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया था कि वेडर उसका पिता है। वैसे तो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम तक वो उसका पिता था ही नहीं, वो तो एम्पायर स्ट्राइक्स बैक की राइटिंग के टाइम पे पिता बना था, जस्ट सो यू नो। ओबी-वान उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे सच बताया था एक नजरिए से। अब योडा और ओबी-वान का ये कंफर्म करने वाला सीन कि वेडर ही ल्यूक का पिता है, ये सीन इस मूवी के अंदर एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके डाले गए थे। वो इसीलिए क्योंकि उस साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कुछ बच्चे इस बात को, यानी कि वेडर के बाप होने वाली बात को झूठ मान सकते हैं, जो कि ल्यूकस बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब इस सब के बाद हम ल्यूक का डिलेमा भी देखते हैं वेडर से लड़ने को लेकर, जो कि उसके कैरेक्टर में और डेप्थ ऐड कर देता है। उसके बाद ल्यूक ओबी-वान से पूछता है कि योडा कौन से दूसरे स्काईवॉकर की बात कर रहे थे, तो ओबी-वान बताते हैं कि ल्यूक की एक जुड़वा बहन भी है, और ल्यूक के मुंह से निकलता है लेया, और ओबी-वान कहते हैं हाँ, तुम्हारा अंतर्मन सही कह रहा है। अब हान, लेया और लैंडो रेबल फ्लीट में पहुंच जाते हैं, और ल्यूक भी वहां आ जाता है। वहां ये डिसाइड होता है कि लैंडो फैल्कन में रहकर रेबल फ्लीट को लीड करेगा, और हान, लेया, चुई, ल्यूक और ड्रॉइड्स और कुछ रेबल सोल्जर्स के साथ एंडोर नाम के प्लैनेट पे जाके डिफ्लेक्टर शील्ड को बंद करेगा, ताकि लैंडो बाकी फ्लीट के साथ नए अंडर कंस्ट्रक्शन डेथ स्टार का कोर उड़ा सके। और ऐसा ही होता है। हान एंड पार्टी एक पुरानी इंपीरियल शिप का कोड लेके एंडोर में एंटर कर लेते हैं, पर डार्थ वेडर ल्यूक की प्रेजेंस सेंस कर लेता है, पर फिर भी उन लोगों को एंटर होने देता है। अब एंडोर पे पहुंच के उन लोगों को एक नए तरह के जंगल वाले ट्रूपर्स मिलते हैं, और ये अलग अलग तरीके के ट्रूपर्स मुझे सच में बहुत फैसिनेट करते हैं, जैसे कि वो कर्वी से ऑल रेड एम्परर गार्ड वाले ट्रूपर्स, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। और जब मैं स्टार वॉर्स का फैन नहीं था, तब भी ये अलग अलग टाइप के ढेर सारे ट्रूपर्स
मुझे बहुत अट्रैक्ट किया करते थे। अब हान एंड पार्टी इन ट्रूपर्स को ठिकाने लगा रही होती है, तभी दो ट्रूपर्स पीटर्स पे सवार होकर निकल लेते हैं। ल्यूक और लेया उन दोनों का पीछा करते हैं और ये चेस सीक्वेंस चलता है सिर्फ 5 मिनट के लिए, पर फील बहुत लंबा होता है। उसके बाद ल्यूक और लेया अलग अलग हो जाते हैं और लेया को एंडोर के नेटिव लोग मिल जाते हैं जिन्हें ईवॉक्स कहा जाता है। यहाँ स्टार डिस्ट्रॉयर पे एम्परर वेडर को बताता है कि उसे पता है कि रेबेल्स एंडोर पे हैं और शीट बंद करके वो डेथ स्टार को उड़ाना चाहते हैं, और ये भी कहता है कि ल्यूक आएगा वेडर के पास और तब वेडर को ल्यूक को एम्परर के सामने लाना हो। यहाँ एंडोर पे ल्यूक और हान मिल जाते हैं, पर लेया ईवॉक्स के साथ होती है और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, और तभी वो सबके सब एक ईवॉक्स के ट्रैप में फंस जाते हैं और वहां से जैसे ही निकलते हैं ईवॉक्स उन्हें घेर लेते हैं और C-3PO को पूजने भी लगते हैं। ईवॉक्स उन सबको अपने गांव में ले जाते हैं जहां वो C-3PO को अपना राजा और लेया को उसकी रानी बना देते हैं और हान को रात का डिनर बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं। हान C-3PO को कहता है कि उन्हें रोके, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी ल्यूक कहता है कि C-3PO को उनसे कहना चाहिए कि अगर वो ईवॉक्स उसकी बात नहीं मानेंगे तो C-3PO उन पे अपना जादू इस्तेमाल करेगा। C-3PO पूछता है कौन सा जादू, और ल्यूक कहता है बस बोल दो। C-3PO बोलता है, पर वो लोग नहीं मानते, तो ल्यूक फोर्स का यूज करके C-3PO को उड़ाने लगता है और ये देख के ईवॉक्स मान जाते हैं और उन सबको छोड़ देते हैं, और उसके बाद C-3PO उन सबको एम्पायर और डेथ स्टार और रेबेल्स की सारी कहानी सुनाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें नोटिस करने के लिए आती हैं। याद है मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक इवेंट फिल्म है, इस मूवी के अंदर इवेंट्स है ना कि एक स्टोरी। वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि अगर ध्यान दिया जाए तो इस मूवी का जो मेजॉरिटी रन टाइम है वो ईवॉक्स वाला सीक्वेंस, वो रेस वाला सीक्वेंस, और तीसरा वो जाबा की छाबनी वाला सीक्वेंस, ये सब ही सारा जो मेजॉरिटी रन टाइम है वो घेर लेते हैं, वो सारा का सारा यूज कर लेते हैं। और जो भी एम्पायर से रिलेटेड जो भी कहानी है वो सिर्फ मूवी के एंड में है, थोड़ा थोड़ा पूरी मूवी में है, और देखा जाए तो इन सब के मुकाबले बहुत कम क्वांटिटी में है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी बात है, वैसे इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली उस ईवॉक वाले सीन को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे हल्के फुल्के इंटरेस्टिंग फनी और इमोशनल डेप्थ वाले और फन जो सीक्वेंसेस हैं वो मेरे हिसाब से आने वाली ट्रिलॉजीज में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। जिन लोगों ने कॉमिक बुक्स पढ़ी होंगी उन्होंने शायद ऐसे मोमेंट्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ इसकी मूवीज़ को ही देख रहे हैं उनके लिए ऐसे फन मोमेंट्स बहुत कम है बाकी आने वाली ट्रिलॉजीज में। अब यहाँ एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने के लिए, और वो है ईवॉक्स को लेके एक फैन थियरी, और वो फैन थियरी ये है कि ईवॉक्स स्टॉर्म ट्रूपर्स को खा जाते हैं। अब हाँ, ये मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, तो इसीलिए इससे रिलेटेड चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। अब अगर इस थियरी की बात करें तो पहले बता दूं कि मूवीज के एंड में हम देखते हैं ईवॉक्स को स्टॉर्म ट्रूपर हेलमेट्स पे गाना वाना बजाते हुए, और एक दो हेलमेट पे नहीं, बहुत सारे हेलमेट्स पे। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारा एविडेंस भी है, जैसे कि मूवी के अंदर जब इवॉक्स पकड़ लेते हैं रेबल्स को तो वो हान को अपना डिनर बनाने वाले होते हैं, मतलब इंसान खाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और साथ ही में हमें ऐसी कोई खास वेजिटेशन, खास क्या कैसी भी कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिली एंडोर पे, ना वहाँ कोई फल फ्रूट सब्जी कुछ हमें दिखी जो वहाँ अलग तरीके से उगती हो, ना वहाँ पे हमें कोई जानवर दिखे जिन्हें शायद ईवॉक्स खा लेते हों। साथ ही में स्ट्रॉम ट्रूपर्स के हेलमेट्स, अब स्ट्रॉम ट्रूपर्स ने आके तो दिए होंगे नहीं, किसी के सर पे से उतारे होंगे, और उसके अंदर का इंसान कहाँ गया, शायद ईवॉक्स के छोटे से पेट में। अब ये थियोरी के लिए एविडेंस है, और अगर बात करें लेजेंड्स की यानी कि नॉवेल्स वगैरह की और कॉमिक्स वगैरह की, तो उसके अंदर और भी ज्यादा जो है एविडेंस है इस थ्योरी को प्रूव करने वाला, और ये थ्योरी जरूर बहुत इंटरेस्टिंग और सोचने वाली चीज है। तो इसके बारे में सोचो और कमेंट्स में मुझे जरूर इस थ्योरी पे अपनी ओपिनियंस बताना। फिलहाल जब C-3PO ईवॉक्स को सारी कहानी सुना रहा था, ल्यूक बाहर चला जाता है और लेया उसके पास जाके उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। तो वो लेया से पूछता है कि उसे उसकी असली माँ याद है क्या। तो लेया बताती है कि उसे याद है कि उसकी माँ बहुत सुंदर थी। अब हाँ, यहाँ एक प्लॉट होल है, क्योंकि लेया को अपनी माँ कैसे याद हो सकती है, क्योंकि ल्यूक और लेया की माँ उन दोनों को जन्म देते ही मर गई थी, और उस टाइम वो कुछ मिनटों बड़े बच्चे थे, तो कैसे लेया को कुछ भी याद हो सकता है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि जब ये मूवी आई थी 83 में, तब तक प्रीक्वल ट्रिलॉजी तो बनी नहीं थी, तो हम इसे थोड़ा सा जाने दे सकते हैं। इसके बाद ल्यूक लेया को बताता है कि उसे जाना ही होगा वेडर को फेस करने, क्योंकि वो उसका पिता है, और साथ ही में ये भी बता देता है कि लेया उसकी बहन है। और लेया कहती है कि उसे ये बात एक तरीके से हमेशा से ही पता थी, पर वो दूसरी मूवी में पप्पी, वो तो कहीं से बहन वाली नहीं थी। अच्छा, इस सब के बाद ल्यूक लेया को भाई वाली गुड बाय पप्पी देता है और चला जाता है।
तभी वहाँ हान आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो लेया कहती है कि वो अकेला रहना चाहती है और उसे कुछ नहीं बता सकती। तो हान गुस्से में कहता है कि मुझे कुछ नहीं बता सकती और ल्यूक को बता सकती हो। उसके बाद लेया मुंह फेर लेती है और हान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांग लेता है। इसके बाद वेडर एंडोर पे आ जाता है जहाँ वो ल्यूक से मिलता है और उसे फोर्स की काली छटा की तरफ मुड़ जाने को कहता है। पर ल्यूक उसे बार बार कह रहा होता है कि वो एनाकिन स्काईवॉकर है और बुरा नहीं है और उसे ल्यूक के साथ लाइट साइड की तरफ वापस आ जाना चाहिए। पर वेडर नहीं मानता। और साथ ही में यहाँ पे हमें ल्यूक के कैरेक्टर के बारे में एक बहुत ही क्रूशियल बात पता चलती है कि वो हमेशा सब में अच्छा ही ढूंढता है, सब में उनकी अच्छी साइड ही देखता और नोटिस करता है। और इस कैरेक्टर ट्रेट की प्रीक्वल ट्रिलॉजी में मार ली जाएगी बहुत ज़्यादा जोर से। तो फिलहाल उसको छोड़ के कहानी पे वापसी आते हैं। अब यहाँ पे इस सीन से हमें डार्थ वेडर और ल्यूक, इन दोनों बाप बेटे के कैरेक्टर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिफरेंस पता चलता है। और वो डिफरेंस ये है कि ल्यूक जो कि एक तरफ अपनी लाइट साइड को एम्ब्रेस करता है, उसको लेके प्राउड है, दूसरी तरफ डार्थ वेडर अपनी डार्क साइड का एक तरीके से गुलाम है। इसके बाद अगली सुबह एंडोर पे हान और सारे रेबल्स इवॉक्स के साथ मिलके उस इंपीरियल बेस पे हमला कर देते हैं और साथ ही में लैंडो बाकी रेबल फ्लीट को नए डेथ स्टार के पास ले आता है और इंतजार कर रहा होता है कि हान डेथ स्टार की वो शील्ड को बंद करे। यहाँ स्टार डिस्ट्रॉयर पे वेडर ल्यूक को एम्परर के पास ले जाता है जो कि ल्यूक को बताता है कि उसे रेबल फ्लीट और एंडोर वाली रेबल्स की टुकड़ी के बारे में सब पता है और ये भी कि दोनों एक ट्रैप में जा रहे हैं। और फिर एम्परर ल्यूक को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि एम्परर कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव है। और साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि वो एम्पायर स्ट्राइक्स बैक वाले एम्परर से कितना ज्यादा अलग है, क्योंकि तब तक एम्परर का कैरेक्टर ढंग से लिखा नहीं गया था और यही वो मूवी है जिसमें एम्परर का ट्रू फॉर्म हमें दिखता है। यहाँ एंडोर पे हान और पार्टी इंपीरियल बेस में पहुंच तो जाते हैं पर उन्हें स्टॉर्म ट्रूपर्स धर लेते हैं और यहाँ ऊपर एक बहुत बड़ी इंपीरियल फ्लीट इंतजार कर रही होती है रेबल फ्लीट का, ताकि वो उन्हें भून सके। अब एम्परर ल्यूक को रेबल फ्लीट पे हो रहा हमला दिखाता है और उसे उकसाता है कि वो अपनी लाइट सेबर ले और एम्परर को मार दे, पर ल्यूक रेजिस्ट करता है। अब यहाँ एंडोर पे ड्रॉइड्स और इवॉक्स की आर्मी इंपीरियल ट्रूपर्स से हान और रेबल्स को छुड़ा लेते हैं और ट्रूपर्स को ठिकाने भी लगा देते हैं। और यहाँ ऊपर रेबल फ्लीट अपने आप को डिफेंड करते हुए इंतजार कर रही होती है शील्ड के डाउन होने का। अब ल्यूक जब रेबल फ्लीट के इस डिस्ट्रक्शन को देख रहा होता है तभी एम्परर बताता है कि ये डेथ स्टार पूरी तरह ऑपरेशनल है और एक रेबल शिप को उड़ाने का ऑर्डर भी दे देता है। ये सब डिस्ट्रक्शन देखने के बाद ल्यूक को गुस्सा आ जाता है और वो लाइट सेबर लेके स्ट्राइक करता है और वेडर उसके स्ट्राइक को रोक लेता है। यहाँ एंडोर पे ट्रूपर्स को हरा के रेबल्स वापसी इंपीरियल बेस में घुस जाते हैं और स्टार डिस्ट्रॉयर पे ल्यूक डार्थ वेडर पे स्ट्राइक करे जा रहा था और वेडर बस उसके स्ट्राइक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा था और एम्परर ल्यूक को गुस्सा होने के लिए उकसाया जा रहा था। तभी ल्यूक अपना गुस्सा शांत कर लेता है और वेडर को लाइट साइड पे लाने की कोशिश करता है और फिर जब वेडर लेया को डार्क साइड की तरफ मोड़ने की बात करता है तो ल्यूक गुस्से में उस पर लाइट सेबर चलाए चला जाता है और वेडर बस उसके स्ट्राइक्स को डिफ्लेक्ट करता रहता है और इसी चक्कर में ल्यूक वेडर का हाथ काट देता है और उसे गिरा भी देता है। अब ल्यूक वेडर को मार सकता था और एम्परर भी उसे इस बात के लिए उकसाए जा रहा था, पर जैसे ही वो वेडर का नकली कटा हुआ हाथ देखता है उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो वेडर को मारने से मना कर देता है। अब यहाँ एंडोर पे हान और रेबल्स इंपीरियल बेस को उड़ा देते हैं और शील्ड को बंद कर देते हैं और रेबल फ्लीट अपना अटैक शुरू कर देती है। और यहाँ जब ल्यूक वेडर को मारने से मना कर देता है तो एम्परर ल्यूक को अपने हाथों की बिजली से भूनने लगता है और ल्यूक वेडर को देख के फादर फादर चिल्लाने लगता है और वेडर ये सब देख रहा होता है और तभी वेडर एम्परर को उठा के नीचे फेंक देता है जिससे वो मर जाता है और एम्परर की बिजली से वेडर का ब्रीदिंग मास्क भी खराब हो जाता है। अब ये जो पूरा सीन मैंने आपको बताया है ये उस सीन की एक इंटरप्रिटेशन है जो कि मूवी देखने से और सिर्फ मूवी देखने से कतई आपको समझ नहीं आने वाली, क्योंकि जब मैंने खुद इस मूवी को देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि ल्यूक और डार्थ वेडर की लड़ाई में ल्यूक डार्थ वेडर को बहुत आसानी से हरा देता है, जबकि डार्थ वेडर आज तक के सबसे ताकतवर जेडाइज में से एक जेडाई था, फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो बहुत आसानी से ल्यूक से हार जाता है। और इस सीन को देखने के बाद मेरे मन में इतने सारे सवाल उठे थे कि क्यों डार्थ वेडर ने बस एम्परर को लिया और फेंक दिया, एम्परर ने अपना आप को डिफेंड क्यों नहीं करा, ल्यूक ने इतनी आसानी से डार्थ वेडर को कैसे मार दिया, डार्थ वेडर ने ल्यूक को क्यों नहीं हरा दिया, जबकि ल्यूक ने तो भैया ढंग से जेडाई ट्रेनिंग भी नहीं करी।
डार्थ वेडर जैसे महान और भयंकर वाले जेडाई और फोर्स वॉरियर को और जो है उसको मारने की तो बात बहुत दूर है, और इन सारे सवालों ने मेरी बुद्धि ठनका दी थी और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ा डीप जाके इन चीज़ों के बारे में सवाल करे, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी, रिसर्च के नाम पे सिर्फ एक यूट्यूब सर्च किया था वैसे तो, लेकिन फिर भी जब मैंने करी तो मुझे इस सीन का ढंग का सही इंटरप्रिटेशन पता चला, जो कि सिर्फ मूवी देखने से नहीं पता चलने वाला। जिन लोगों ने नॉवेल्स पढ़ी हैं, कॉमिक्स पढ़ी हैं और जिन राइटर्स ने इतने सालों में इन सारी चीज़ों को एक्सपैंड किया है, तो उस वजह से ये इंटरप्रिटेशन मेरे तक पहुंची। और वो वीडियो जहाँ से मुझे ये इंटरप्रिटेशन पता चली वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके चेकआउट करना। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि क्यों ये सारी क्वेश्चनेबल चीज़ें होती हैं। अब यहाँ रेबल्स नए डेथ स्टार का पावर जनरेटर उड़ा रहे होते हैं और यहाँ एनिकन ल्यूक को उसका हेलमेट उतारने को कहता है ताकि वो अपनी आंखों से उसको देख सके, और वो ऐसा ही करता है और हम पहली बार एनिकन का चेहरा देखते हैं। वो दोनों बाप बेटे पहली और आखिरी बार बात करते हैं और एनिकन अपना दम तोड़ देता है और यहाँ रेबल नए डेथ स्टार को उड़ा देते हैं। अब यहाँ एंडोर पे इवॉक्स और सब रेबल्स जीत का जश्न मना रहे होते हैं और हान लेया से पूछता है कि क्या वो ल्यूक से प्यार करती है, तो वो कहती है हाँ, और हान कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों के रास्ते में नहीं आऊंगा। तो लेया कहती है कि ल्यूक उसका भाई है और हान को एक बड़ी सी पप्पी भी दे देती है और फिर ल्यूक एनिकन का अंतिम संस्कार कर देता है और उसके बाद सब रेबल्स इवॉक्स के साथ एंडोर पे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जहाँ ल्यूक को योडा, ओबी-वान और एनिकन के फोर्स घोस्ट दिखते हैं और मूवी खत्म। अब यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया ये भी था कि एनिकन, योडा और ओबी-वान इस सीन में रेजरेक्ट हो जाते हैं, और फॉर ऑब्वियस रीजंस इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया गया। तो बस यही था इस मूवी का डीप एनालिसिस। मूवी होती है खत्म, ट्रिलॉजी होती है खत्म। आने वाले कुछ हफ्तों में बात करेंगे प्रीक्वल ट्रिलॉजी की और फिर बात करेंगे सीक्वल ट्रिलॉजी की और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे स्टार वॉर्स की। यहाँ पे होती है ट्रिलॉजी खत्म, ट्रिलॉजी की कहानी खत्म। और ये था डीप एनालिसिस, जहाँ पे मैंने स्टोरी के बारे में बात करी, फन फैक्ट्स के बारे में बात करी, बिहाइंड द सीन के बारे में बात करी, फैन थ्योरीज के बारे में बात करी। और नाउ दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्म, जहाँ पे मैं मूवीज़ के बारे में डीप एनालिसिस करूँगा इंस्टेड ऑफ फालतू की 2 वीडियोज़ बनाने के। और दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।